हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और आपको भी पता होगा कि हम लोग पिछले वीडियोज में जो साइंस पढ़ रहे हैं ना, चूंकि कक्षा 10 की है ना, क्लास 10 की, तो उसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अब इस वीडियो में हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जो दूसरा है अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, देखो लेसन का नाम ही इसीलिए होता है कि नहीं, उसमें पता लग रहा है कि हम लोग इस लेसन में अम्ल और क्षार और लवण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किसे कहते हैं, इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केवल अम्ल के बारे में। आखिर अम्ल क्या होते हैं, अम्ल किसे कहते हैं, है ना, अम्ल के प्रकार क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, और इसके साथ साथ इनके उपयोग क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अम्ल के बारे में। चलिए दोस्तों, हम लोग अम्ल के बारे में देखते हैं और चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और क्या है नहीं, तो सब बने रहिए, पूरे वीडियो में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर अम्ल होते क्या हैं। सबसे पहले हम अम्ल के बारे में जान लेते हैं। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड। ठीक है, क्या बोला जाता है, एसिड। देखिए अम्ल का अगर आपसे मतलब पूछा जाए, है कि नहीं, तो आप साधारण या जानते होंगे, पिछले क्लासों में भी पढ़ा है कि भाई देखो, कोई भी पदार्थ अगर खट्टा होता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, उसे अम्ल बोलते हैं साधारण भाषा में। ठीक है, कोई भी पदार्थ अगर टेस्ट करने पर खट्टा लगता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। जैसे नींबू से अम्ल निकाला जाता है, भाई नींबू से जो अम्ल निकलता है उसको सिट्रिक एसिड बोलते हैं, मतलब सिट्रिक अम्ल बोला जाता है। एक अम्ल वो हो गया। इमली से जो अम्ल निकाला जाता है उसको टार्ट्रिक अम्ल बोलते हैं, है नहीं, जो बतासे वगैरह में पड़ता है कि टार्ट्रिक डालते हैं तो खट्टा हो जाता है वो पानी बतासे, है ना। तो साधारण शब्दों में अगर हम अम्ल की बात करें तो अम्ल क्या है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, साधारण शब्दों में समझ में आ गया। लेकिन एक बात और है, ये कि देखिए आप हर एक पदार्थ को चख करके आप नहीं बता सकते कि वो अम्ल है या नहीं, है कि नहीं। भाई आप मान लीजिए इमली को खा के बता सकते हैं, लेकिन टार्टिक एसिड को खा सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये उतनी ज्यादा हार्ड अम्ल नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, थोड़ा चख लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि ये लीजिए भैया, ये बोतल में एक लिक्विड भरा है, ठीक है, इसको चख के बताइए कि ये क्या है, अम्ल है कि क्षार है, तब तो आप फंस जाएंगे, है कि नहीं। भाई आप तेजाब का नाम सुने होंगे, है कि नहीं, तेजाब भी तो क्या है अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसे, है कि नहीं। सूत्र क्या होता है, H2SO4। तो आप उसे उंगली से तो छूना, तो ये इतना ज्यादा प्रबल संक्षारक बोलते हैं इस गुण को, है कि नहीं। आप उंगली लगाओगे तो खाल निकल जाएगी आपकी वहां की, है कि नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में एक सिद्धांत आया कि भाई हर पदार्थ को आप चख के पता नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक सिद्धांत आया जिसे अर्हेनियस सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसमें इन्होंने बताया था, ठीक है, क्या नाम था वैज्ञानिक का, अर्हेनियस सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, मतलब कैसे पता करेंगे। अर्हेनियस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि कोई भी पदार्थ अगर जल में घोलने पर, ठीक है, जल में घोलने पर अगर हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे अम्ल कहते हैं। यह अर्हेनियस का सिद्धांत है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको पकड़ के रखिए। समझ में आया। देखो साधारण भाषा, देखो दो परिभाषाएं हो गई, है कि नहीं। पहली चीज ये है कि आप साधारण भाषा में बता सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, या फिर वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपसे सिद्धांत के अनुसार अगर पूछा जाए तो अर्हेनियस सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है इस को परिभाषित करने के लिए, जो कि अर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और उन्होंने बताया था कि किसी भी पदार्थ को अगर हम जलीय विलयन में, मतलब पानी में मिला दें, ठीक है, पानी में मिलाने के बाद में अगर उसमें
ठीक है, हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं, तो वो फिर क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो समझ में आ गया ना, अम्ल का, अम्ल सीधा सीधा कोई भी विलयन, कोई भी पदार्थ जलीय विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन देता है तब उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, एसिड कहा जाता है। तो समझ में आ गया ना, हमने यहाँ पर परिभाषा देख ली साधारण शब्दों में भी और अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार भी, समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद अम्लों की अगर हम प्रकार की बात करें जो हमारे सिलेबस में है, तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं प्रमुख रूप से। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं हम उन्हें देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अम्लों के प्रकार देखते हैं। ठीक है, देखिए जहां जहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा, जो बोर्ड के हिसाब से जरूरी रहेगा, हम आपको बताते चलेंगे, आप उसको मार्क करते चलिएगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि पढ़ाते टाइम जैसे आप पढ़ रहे हैं तो उतनी टाइम आप रख लेकर के बैठा करें, लिखा कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बिना लिखे पढ़े तो आप सुनने से तो सीख नहीं जाएंगे, ये दूसरी बात। ठीक है, तो हम टॉपिक पर आते हैं। तो अम्लों के अगर हम प्रकार की बात करें, है कि नहीं, कि अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, तो जो अम्ल होते हैं प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रबल अम्ल और दूसरे होते हैं दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल का मतलब शब्द से ही पता चलता है कि प्रबल अम्ल ज्यादा तेज होते हैं, है कि नहीं, ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। उसके बाद दुर्बल अम्ल क्या होता है, जो दुर्बल होते हैं, है कि नहीं, जिनकी क्षमताएं जो होती हैं प्रबल अम्ल से कम होती है, उनको क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। ये तो भाई समझने की भाषा हो गई, आपको बताने के लिए हो गया कि हाँ भाई प्रबल अम्ल ज्यादा तेज होते हैं, हार्ड होते हैं, और वहीं पर जो दुर्बल अम्ल होते हैं ये प्रबल अम्ल से उतने प्रभावशाली नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर हम परिभाषा की बात करें तो प्रमुख रूप से आता है, अगर देखिए अम्ल किसे कहते हैं, जो जल में वियोजित करने पर, जल में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन देगा उसे क्या बोलेंगे, जल बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। तो जो अगर मान लीजिए हमने एक पदार्थ लिया, ठीक है, उसको पानी में मिलाया और पूरा घुल गया, मतलब कि पूरी तरह से वियोजित हो गया, वियोजित शब्द का यूज करते हैं, घुलने के लिए वियोजित शब्द का यूज करते हैं। तो अगर कोई पदार्थ या फिर कोई अम्ल आप कह सकते हैं, अब यहाँ पर कोई अम्ल शब्द का यूज कर सकते हैं कि कोई अम्ल जल में मिलाने पर अगर पूर्णतया वियोजित हो जाता है, पूरा घुल जाता है और घुलने के बाद में क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देता है, तब उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। समझ में आया ना, मतलब किसके आधार पर है, वियोजन के आधार पर। जो पूरी तरह से वियोजित हो जाएगा उसे प्रबल अम्ल, जो पूरी तरह से वियोजित नहीं होगा उसे दुर्बल अम्ल। भाई हाइड्रोजन आयन तो ये भी देगा, है कि नहीं, अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन तो देगा ही देगा, फिक्स है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि अम्ल के किसे कहते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं जल में मिलाने पर, उन्हें क्या बोलते हैं, अम्ल। तो जो पूरी तरह से वियोजित हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन देगा उसे प्रबल अम्ल कहेंगे, जो पूरी तरह से वियोजित नहीं होगा और हाइड्रोजन आयन देगा उसे क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। अंतर समझ में आया ना दोनों में, कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। ठीक, ये पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, ये पूरी तरह से वियोजित नहीं होते, इतना केवल अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है ना, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रमुख ऐसे अम्ल हैं जो कि क्या है, प्रबल अम्ल श्रेणी में आते हैं। समझ में आ गया, प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद दुर्बल अम्ल की बात करें तो जैसे HCN, इसको हाइड्रोजन नाइट्राइड बोलते हैं, उसके बाद फार्मिक एसिड इसको बोलते हैं HCOOH सूत्र होता है। ठीक है, तो ये कुछ दुर्बल अम्ल के उदाहरण। तो सिंपली आपको यहाँ पर ये समझ में आया ना कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। जो पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं जल में अम्ल, उन्हें प्रबल अम्ल, जो पूरी तरह से जल में वियोजित नहीं होते ऐसे अम्लों को दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात है ये भाई, देखिए पढ़ते टाइम आपको एग्जाम में क्या आता है, आप से वो ऐसे क्वेश्चन आता है कि आपने पढ़ा कितना है।
है कि नहीं? ये सब थोड़ी पूछेगा आपसे कि अम्ल किसे कहते हैं, शायद ही पूछ ले, ये भी नहीं कहते कि नहीं पूछेगा, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि पूछेगा। वो आपसे किताब में से, आपके किताब में से, बुक्स में से वो चीजें पूछेगा जो छिपी हुई होती, जिन्हें आप नहीं देखते। जैसे एक टॉपिक यहीं पर आता है, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, अगर आपने किताब पढ़ी होगी, हो सकता है ये लेसन पूरा पढ़ लिया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको ना पता हो कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है नहीं? यही जानना जरूरी है कि भाई हाइड्रोजन आयन क्या होता है, या फिर इसे हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है, जब अम्ल को जल में घोला जाता है, मान लीजिए कि ये क्या है, इसमें जल है ना, इसमें अम्ल को घोला गया, तो ये हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। तो ये हाइड्रोजन जो होता है ना, ये जल के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, उसी को हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। मतलब जब हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पर H2O के साथ में क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन जब मिलता है तब उसे हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात थी, समझ में आ गया ना? तो अब तक में आपने क्या क्या पढ़ लिया? अम्ल समझ में आ गया आपको, अम्ल के प्रकार समझ में आ गए, उसके बाद हमने हाइड्रोनियम आयन बताया। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अम्लों के क्या गुण होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे, या फिर क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक वो चीज देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अम्लों के भौतिक गुण। ठीक है, पढ़ समझ में आ रहा है ना? मतलब जो भी हम पढ़ा रहे हैं कमेंट करके बताते रहिएगा, है कि नहीं? तभी तो हमारे समझ में आएगा कि हाँ भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। बोरिंग लग रही हो क्लास तो भी बता दीजिएगा, है कि नहीं? और भी सारे तरीके हैं पढ़ाने के, पढ़ने के। तो भौतिक अम्लों के भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण आपने पहले लेसन में ही पढ़ा है कि नहीं? पहले लेसन में आपने भौतिक गुण किसे कहते हैं, रासायनिक गुण किसे कहते हैं, पढ़ा है आपने भाई। इसीलिए पहला लेसन हम तो इसीलिए बोलते हैं हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पहले लेसन को आप कभी भी पढ़िए, है कि नहीं? अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बाकी के सभी लेसन उसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आप देखिए किसी भी क्लास में हमने ये खुद अनुभव किया है कि आप किसी भी क्लास में हैं, अगर आप पहला लेसन अच्छे से पढ़ते हैं तो आप बाकी के लेसन को समझने में आपको आसानी होती है। ठीक है, अब देखते हैं भौतिक गुण, आखिर क्या क्या गुण होते हैं। भौतिक गुण हमने शुरुआत में ही पढ़े थे, है ना, जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, ठीक है, भौतिक संगठन परिवर्तित होता है, इत्यादि सब। ठीक है, याद होगा आपको। अभी हम लोग भौतिक गुण छोड़ते हैं, अम्लों के क्या भौतिक गुण होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला चीज होता है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं भाई? स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्लियर हो गया ना? सबसे पहला भौतिक गुण है कि ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। इसमें तो कुछ बताना है नहीं, है ना? तो माफ कीजिएगा, खांसी आ रही है ना। एक चीज क्लियर हो गया, एक लक्षण। दूसरा ये है कि ये लिटमस पेपर होता है। अब आपके मन में आएगा कि लिटमस पेपर क्या है? एक जैसे पेपर होता है ना, पेपर मतलब पेज, आप समझ सकते हैं, इसी तरीके का होता है, उसको लिटमस पेपर बोलते हैं। जो प्रयोगशाला होती है और लैब्स होते हैं उनमें यूज होता है। ठीक है, एसिड और जो बेसेस वो क्षार होती हैं उनमें अंतर करने के लिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए नीला है, लिटमस पेपर कैसा है? नीला है। तो अगर मान लीजिए लिटमस पेपर ऐसे हमने ले रखा है, लिटमस पेपर, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप अम्ल डाल देंगे तो उसका रंग तुरंत बदल के कैसा हो जाएगा? लाल। समझ में आया? तब आप पता कर पाएंगे कि हाँ भैया ये क्या है? क्या है? अम्ल है। समझ में आ गया ना? तो अम्ल की पहचान आप कैसे करेंगे? पहला चीज है कि स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरी बात ये कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। समझ में आया ना? उसके बाद ये प्रबल संक्षारक होते हैं। क्या होते हैं? संक्षारक। प्रबल क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं।
इनके देखिए एसिड्स जो होते हैं प्रबल संक्षारक होते हैं। संक्षारक का मतलब होता है कि ये धातुओं के ऊपर डालने क्षरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आप हाथ डाल के एसिड में निकालेंगे तो ये खाल सफा है कि नहीं, चमड़ी साफ हो जाएगी। संक्षारक होते मतलब अगर आप कपड़े के ऊपर डाल दीजिए ना, वहां के फिक्से की दाग, अगर दाग वाग लगा है तो दाग तो साफ ही होगा, ज्यादा होने के बाद में कपड़े भी गायब हो जाता है वहां से। ठीक है, ऐसा इनकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण होता है। ठीक है, ये पेपर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। भौतिक गुण थोड़ी पूछेगा आपसे बोर्ड में कि भैया बताओ भौतिक गुण क्या है, वो तो सभी बच्चे पढ़ के गए। आपसे ये अगर पूछ लेगा कि भाई बताइए कि अम्ल के कौन से गुण के कारण, अम्ल के कौन से गुण के कारण कपड़े फट जाते हैं या फिर कपड़ों से दाग धब्बे हटाए जाते हैं, तब आपको इस गुण को बताना है कि अम्लों में संक्षारक प्रवृत्ति पाई जाती है, संक्षारक का गुण पाया जाता है जिसके कारण जो दाग धब्बे होते हैं वो हट जाते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये रहे अम्लों के भौतिक गुण। समझ में आया ना? पढ़ना कैसे है ये चीज ध्यान देना है कि नहीं। ये तो रटना या फिर पढ़ना, स्वाद खट्टे ऐसे वैसे सब हो जाएगा, याद भी होंगे आपको, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन आप इस तरीके से पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन बनाएंगे, है कि नहीं, कि संक्षारक क्या होते हैं, है कि नहीं, कैसे होते हैं, क्या होता है, कौन कौन से प्रबल संक्षारक हैं, है कि नहीं। मतलब जो प्रबल अम्ल होगा वही प्रबल क्या होगा, संक्षारक होगा। तो इस तरीके से भौतिक गुण हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो बने रहिए, आगे देखते रहिए, अब हम लोग उसे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि अम्लों के क्या रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण का मतलब यह है कि भाई देखिए, जो अम्ल है किसी के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बना सकते हैं, किस किस के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं, वो चीज देखने वाले। तो सबसे पहला दिया है धातुओं के साथ क्रिया, मतलब कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर धातुएं क्या है, तो धातुएं वे पदार्थ होते हैं जो ठोस होते हैं, ठोस और सुचालक होते हैं, जैसे लोहा है ना, तांबा, कॉपर, सोना, चांदी, ये सब क्या है, धातुएं हैं। मान लीजिए कि कोई भी अम्ल अगर इनके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर देखिए ये Fe किसका सूत्र है, आयरन का, ये 2HCl सूत्र है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और यहाँ पर फेरिक क्लोराइड बन रहा है और ये क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो अम्ल होती है जब जब धातुओं के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, ये तो बदलता रहेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस फिक्स पाई जाएगी। समझ में आ गया ना, कि कोई भी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं, धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया, मतलब सोडियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें लास्ट में कार्बोनेट आता है, इसमें आपको ज्यादातर CaCO3 NaCO3 है ना, इस तरीके से लास्ट में CO3 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो अम्ल है अगर किसी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर रही है तब क्या बनेगा, मतलब NaCO3 के साथ अभिक्रिया करे या CaCO3 के साथ अभिक्रिया करे तब क्या बनेगी। तो यहाँ पर हमने CaCO3 का उदाहरण लिया है, इसमें देखिए क्या बन रहा है। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, ये सूत्र है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, आप इसे लिख भी सकते हैं। उसके बाद ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ये है कैल्शियम क्लोराइड, ये है जल और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब जब अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको फिक्स है, सभी रिएक्शंस में मिलेगा, चाहे आप यहाँ पर NaCO3 कर दीजिए, चाहे ZnCO3 कर दीजिए, ऐसे करके कोई भी कर सकते हैं। दो चीजें समझ में आ गई ना, कि धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगी और धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, फिक्स है, ये बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा अगर हम देखते हैं जो कि हमारा दिया हुआ है धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया।
ऑक्साइड का मतलब जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से मतलब कोई भी ऑक्साइड हो, ठीक है। फिर आयरन ऑक्साइड हो सकता है, कॉपर ऑक्साइड हो सकता है, कोई भी अगर ऑक्साइड है, ठीक है, धातु का कोई भी ऑक्साइड है तो उसके साथ अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं लवण और जल। ये दो चीजें, ये कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये कैल्शियम क्लोराइड और ये आपका है जल, H2O सूत्र होता है जल का, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो टोटली एक बार हम फिर से देखते हैं, आप भी याद कीजिए। देखिए ये थोड़ी बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे सीधा सीधा पूछे बोर्ड में कि भैया बताइए अम्ल के क्या रासायनिक गुण होते हैं। हमारे खुद के टाइम में ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि ये वाला क्वेश्चन आया था कि बताइए धातु, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, केवल इतना पूछा था। वहां पर हाइड्रोजन बताना था, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये गलती मत कीजिएगा कि बस केवल याद कर लिया और छोड़ दिया। हाँ ये वो है ना, ऐसे नहीं करना हमें, बस हमें पढ़ना है। मतलब अगर यहाँ पर आपको आयरन की जगह पर यहाँ कॉपर लिखते तो भी भटकना नहीं है, समझना है बात को कि ये भी क्या है, धातु है, और धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन बनेगा, फिक्स है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इनका रिवीजन करते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन बनाते हैं, धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और धातु ऑक्साइड हाँ, धातु कार्बोनेटों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। समझ में आ गया ना। मैं आपको ये भी बताते चल रहा हूं कि कैसे पढ़ना है, ठीक है, किस तरीके से याद करना है, कैसे पढ़ना है, तो वो भी आप देखते चलिए। अब इसमें का एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है अम्ल के उपयोग, क्या यूजेस होते हैं, वो चीज हम लोग चलिए अब उसे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अम्लों के उपयोग, आखिर क्या क्या यूज होते हैं अम्ल के, ठीक है। एसिड के यूजेस क्या क्या हैं वो चीज देख लेते हैं। सबसे पहला अम्ल हमने लिख रखा है कि H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। ये कहां कहां पर यूज होते हैं, ठीक है। आखिर हम देखो पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि फालतू की चीजें हैं, है कि नहीं। गांव में यही सब चीजें आपको लोगों को, कई लोगों को पता नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारे यूज की है तभी हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे नहीं तो किसी और के गांव समाज के सब यूज ही की हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब फालतू की चीजें होती हैं। तो आखिर ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है कहां कहां पर यूज होता है, देखिए ये दिया लेड बैटरियों में, लेड बैटरी, जो बैटरा आप लोग देखते होंगे ना इन्वर्टर से जो लगे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं जो चार्ज होते हैं, तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम उद्योग में जो पेट्रोल, जैसे जो जमीन से पेट्रोल निकाला जाता है ना, कच्चा तेल जिसे बोलते हैं क्रूड ऑयल, उसे निकाला जाता है, तो उसको शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। उर्वरक बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं। उर्वरक मतलब खाद है कि नहीं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे जो गांव में हम लोग खेतों में डालते हैं वो चीज होते हैं, तो उर्वरक बनाने में। समझ में आ गया ना। उसके बाद है कृत्रिम रेशे बनाने में। तो ये कुछ उपयोग हो गए सल्फ्यूरिक अम्ल के, मतलब भाई बैटरी में होता है, पेट्रोलियम उद्योग में होता है, उर्वरक बनाने में होता है, और कृत्रिम रेशे बनाने में होता है। समझ में आ गया ना। उसके बाद है HNO3, मतलब नाइट्रिक अम्ल के क्या क्या यूज होते हैं। मतलब कई सारे अम्ल है, बहुत सारे अम्लों के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी 3-4 जो हमारे सिलेबस में किताब में दिए हुए हम लोग उन्हें जरूर पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो जो नाइट्रिक अम्ल है इसे देखिए सोने तथा चांदी के शोधन में, शोधन का मतलब क्या होता है, शुद्ध करने में। जैसे जो सोना और चांदी, आपने कभी देखा होगा कि जो सोना और चांदी होती है, इनमें भी परत चढ़ जाती है, काली सी, है ना, चांदी में काली काली परत, मतलब गंदी सी दिखने लगती है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल का यूज करते हैं, ठीक है। गांव में कई बार होता है ऐसे कि गांव में कुछ लोग शुद्ध करने के लिए आते हैं ना, कि बोलते हैं कि भैया गांव की औरतों क्या मतलब गांव में जाते हैं और बोलते हैं कि अपने जो गहने हैं या फिर जो
नाक में पहनने के लिए जो होती है, कान के लिए है ना, तो उन्हें साफ करवा लीजिए, फ्री में कर देते हैं वो लोग। जानते हो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो कैसे करते हैं हम वो आपको बता देते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि नाइट्रिक अम्ल ही होता है उनके पास, ये सोना चांदी जो होता है उसी में डाल के क्या कर लेते हैं, निकाल देते हैं, और थोड़ा सा भी रगड़ दिए ना तो उसमें की परत छूट जाती है। सोना चांदी महंगा तो होता ही है, थोड़ा सा भी उसमें चला गया तो वो बाद में उसे निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उससे उन्हें फायदा होता है, ठीक है। ये चालाकियां करते हैं वो लोग, मतलब, ठीक है। तो शोधन में, ठीक है, विस्फोटक सामग्री बनाने में, मतलब जो बारूद होते हैं, बम होते हैं, दगाने वाली जो चीजें हैं ना, उनमें बनाने में होता है। औषधि जो ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनमें भी कई सारे दवाओं में भी यूज किया जाता है कि नहीं। जैसे कहीं पर कीटाणुओं को मारने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है, ऐसे भी होता है। उसके बाद है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या यूज होते हैं, तो इसको कपड़ा रंगने में, ठीक है, कपड़ा रंगने में यूज किया जाता है। लोहे की चादरों को साफ करने में, क्योंकि देखिए जब लोहे की चादरें मान लो बनती हैं तो उसके ऊपर कई सारी परत या गंदगी जमी होती है, उसको साफ करते हैं, किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। साफ करने के बाद में फिर पेंटिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ उपयोग रहे हम लोग के। तो अगर टोटली हम देखें इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़कर कंप्लीट किया है कि अम्ल किसे कहते हैं, अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के प्रकार, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में हमने पढ़ा। उसी में हमने हाइड्रोनियम आयन पढ़ा। उसके बाद हमने अम्लों के भौतिक और रासायनिक गुण देखे। लास्ट में हमने अम्लों के जो उपयोग होते हैं वो चीज हमने देखा। तो टोटली अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, जितना हमने बताया, जिस तरीके से बताया है, तो आपके बोर्ड में फिक्स है कि इतने में से ही क्वेश्चन फंस जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपसे पूछ लिया गया कि सोने चांदी को शोधन में कौन से अम्ल का यूज किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल है कि नहीं। अगर आप रटे रहोगे कि अम्लों का उपयोग, तो भाई उपयोग तो बता लोगे, लेकिन ये थोड़ी बता पाओगे कि कौन से अम्ल का यूज करते हैं। समझ में आया ना। तो टोटली अब हम लोगों ने इस सिलेबस में, इस वीडियो में हम लोग को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्षार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में मतलब विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, बोर्ड के एग्जाम भी लगभग नजदीक ही है ना। तो आप सभी को तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।